हाँ छात्रों, हमने कल उल्लास पद्य किया था, आधुनिक कविता। आज हम गद्य शुरू करेंगे। बिंदा, लेखिका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य के इतिहास में महादेवी वर्मा जी का योगदान बहुत है। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। बहुत सारी कविताएं लिखी और उपन्यास भी लिखे और इनका परिचय 1907 में इनका जन्म हुआ। 1907 में इनका जन्म हुआ फर्रुखाबाद में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। आप विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत हुई हैं। महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व सौम्य और प्रभावशाली रहा। सौम्य व्यक्तित्व वाली थी, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली थी। आपकी गंभीर भावुकता और प्रखर बौद्धिकता को देखकर चकित रहा जाना पड़ता है। मतलब गंभीर भावुकता, इनकी साहित्य की रचना दे पढ़ने से पता चलता है कि किस तरह की साहित्यकार वे थी। आपके संस्मरण एवं रेखाचित्रों में रचनात्मक गद्य का वैभव प्रकट होता है, जो अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा तथा मेरा परिवार में संग्रहित है। आपको 1983 ईस्वी में काव्य संग्रह यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महादेवी वर्मा यामा के लिए। यामा इनका एक साहित्य की रचना। प्रस्तुत रेखाचित्र बिंदा को अतीत के चलचित्र से लिया गया है। यह एक हृदयस्पर्शी रेखाचित्र है जो संस्मरण शैली में है। बिंदा लेखिका के बचपन की सहेली है। वह अपनी सौतेली माँ द्वारा सताई गई, खिलने से पहले ही मुरझा जाने वाली असहाय निरीह बालिका महादेवी वर्मा के स्मृति पटल पर जीवित है। बिंदा एक बच्ची है। लेखिका जब बच्ची थी तब उस लेखिका की सहेली थी। लेखिका की सहेली थी। जब लेखिका को जो बिंदा के बारे में वो देखती है, बिंदा को देखती है, उसके साथ किस तरह के हालात होते हैं वो देखती है। वो देखते हुए कितनी सताई गई। बिंदा की माँ की मृत्यु हो जाती है। बिंदा की माँ की मृत्यु होने के बाद उसके पिता पंडित जी दूसरी शादी करके लाते हैं। वो बिंदा के साथ किस तरह का व्यवहार करती है ये सब लेखिका बचपन में देखी है। उसे अपने स्मृति पटल पर यादों की दुनिया में याद रखी है, ऐसी जीवित रखी है, उसे आपके सामने रखी हुई है। हम बताने जा रहे हैं ये बिंदा की, लेखिका की सहेली की सच्ची घटना, सत्य आधारित कथा बोलते हैं ना आप, उसी तरह ये भी है। सच्ची घटना है, न कहानी नहीं है, लेखन नहीं है, निबंध नहीं है, ये सच्ची घटना है। ओके,
बिंदा के माध्यम से मातृ प्रेम से वंचित और सौतेली माँ के क्रूर व्यवहार को दर्शाने के उद्देश्य से इस रेखा चित्र का चयन किया गया। इसे लेखिका इसलिए लिखी कि अगर सच्ची अपनी माँ ना हो तो कैसी हालत हमारी होती है, माँ ना हो तो कैसी हालत हमारी होती है। हम अब हमारे घर में हमारे साथ हमारी माएँ हैं, आपकी सब माँ बाप हैं, अब आप अनजान हैं कि उनकी मौलिकता क्या है, उनका मौल्य क्या है। आप सब अनजान हैं, हम सब अनजान थे। अब हमें मालूम हो रहा है कि उनका मौल्य क्या है, उनके बिना हम किस मुश्किल में पड़ जाएंगे। 4 दिन सब आप लोग अपने माँ को अपने किसी गांव को भेज दो। अब घर में आप 4 दिन बिना माँ के बिताओ तो पता चलेगा कि माँ की अहमियत क्या थी। 4 दिन 4 महीने लगेंगे, फिर हम फ़ोन करके चिल्लाएंगे, कब आओगी माँ, जल्दी आओ, क्या कर रहे हो, क्या काम है उधर, ऐसे चिल्लाते। क्योंकि माँ के बिना हम रह नहीं सकते, हमारा जीना चलता ही नहीं, हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती भी नहीं। माँ है तो किस तरह 10 साल बीत गए, किस तरह 18 साल हो गए आपको पता ही नहीं चला। बिंदा, इसमें आने वाले कठिन शब्दार्थ हैं सलज्ज लाज से, सलज्ज लाज से, लाज से यानी शर्म से। बिछुए, पाँव की उंगलियों का एक गहना, बिछुए। पाँव की उंगलियों, पाँव की उंगलियां, उंगलियों का गहना, पाँव की उंगलियों का गहना। फिरकनी, फिरकी, चक्री नामक खिलौना। फिरकनी, चक्री नामक खिलौना। चक्री नामक खिलौना। खंजड़ी, खंजरी, छोटी डल्फी, छोटी डफली। खंजड़ी यानी खंजरी, खंजरी। अवसन्न, खिन्न। खिन्न यानी दुखित, उदास, उदास। क्या? पदच्युत, पद से हटना। पदच्युत, पद से हटना। चेचक, शीतला। चेचक यानी शीतला, चेचक यानी शीतला, चेचक यानी शीतला। शीतला नामक रोग, स्मॉल पॉक्स नामक रोग, स्मॉल पॉक्स। वो बॉडी पर छोटे छोटे दाग होते हैं, अम्मा बुलाते हैं, वो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स ऐसा बोलते हैं ना।
वो है, ये इसमें आने वाली कठिन शब्दार्थ है। सभी सी आंखों वाली उस दुर्बल, छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी। लेखिका एक इंस्टीट्यूशन चला रही है, आश्रम चला रही है। उस आश्रम चला रही है, उसमें बच्चों को एडमिशन कराने के लिए आते हैं। एक साहब अपनी बच्ची को लेकर आए हैं एडमिशन कराने के लिए, बैठे हैं उनके सामने, लेखिका के सामने बैठे हैं, बच्ची के साथ बैठे हैं। बच्ची कैसी है करके लेखिका पहले बच्ची के बारे में लिख रही है। सभी सी आंखों वाली, भीत यानी भय, भीत यानी भय, सभी यानी भय युक्त, भय से, उसके अंदर भय है ऐसा। आंखों वाली, कहाँ है भय? आंखों में है। उस बच्ची की आंखें देखने से ऐसा लगा, बच्ची को देखने से ऐसा लगा उसकी आंखों में भय भरा हुआ है, डर भरा हुआ है, दुर्बल है, छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका, सिमटी हुई। अब छोटी बच्ची डरी हुई है, दुर्बल है, सिमटी हुई है। उस बालिका पर दृष्टि डालकर लेखिका ने कहा, सज्जन से कहा, उसके बच्ची के पिता से कहा, प्रवेश पत्र वापस देते हुए, जो एप्लीकेशन फॉर्म भर कर दिए थे वो, उसे वापस करते हुए कहा, आपने आयु, एज, आयु ठीक से नहीं भरी है, ठीक से भरो, आगे चलकर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लेखिका कहने का मतलब है कि बच्ची की उसे देखने से बहुत कम उम्र नजर आ रही है, कम उम्र वाली नजर आ रही है, छोटी उम्र वाली नजर आ रही है। छोटी उम्र वाली नजर आ रही है, कम उम्र वाली नजर आ रही है। आपने आयु ज्यादा लिख दी है, आगे चलकर मुश्किल हो जाएगा, ठीक से लिखो करके वापस देती है। नहीं, यह तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी। सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा। पिताजी ने कहा, सज्जन ने कहा, जो पिछले आषाढ़ आया था, अब आषाढ़ जो गया है, उस आषाढ़ में ही ये 14 साल की हो चुकी है करके बताए। वो सुनकर लेखिका को आश्चर्य हुआ, विस्मित भी हुआ। बच्ची की तरफ देखा, ये देखने में 7-8 साल की लग रही है, उनके पिताजी कह रहे हैं 14 साल की, कैसे हो सकता? जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी, 9 वर्षीय बालिका में जो चंचलता होती है वो भी नहीं है। 14 वर्षीय किशोरी के सलज्ज उत्साह से अपरिचित, सलज्ज लाज से, 14 साल की बच्ची में जो लाज होती है, शर्म होती है, वो भी नहीं है। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वागत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई है होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला, मेरी दूसरी पत्नी है। लेखिका पूछी, इसकी मां? अभी अधिक जानकारी लेने से पहले ही सज्जन ने उत्तर दिया, मेरी दूसरी पत्नी है। मेरी दूसरी पत्नी है। और आप तो जानती ही होंगी, और उनके वाक्य को अधसुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से
अधिक समय की धूल के नीचे दबे बिंदा या बिंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। लेखिका वो मेरी दूसरी पत्नी है, ये बात सुनकर मैं आप तो जानती ही होंगी और आप तो जानती ही होंगी, सज्जन ने इतना ही कहा, मेरी दूसरी पत्नी है, आप तो जानती ही होंगी कि दूसरी पत्नी और सौतेली माँ इस बच्ची के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगी। उसकी वजह से इस बच्ची की हालत ऐसी है, वो बताने की कोशिश कर रहा था वो आदमी। उतने में आधा सुना ही छोड़कर आधा सुना, उस सज्जन की पूरी बातें सुनी नहीं, आधा सुनकर लेखिका को मन स्मृतियों की चित्रशाला में, लेखिका के मन के यादों के चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की धूल के नीचे दबे, 2 युग 20 साल से पहले के धूल के नीचे दबे 14 वर्षीय नीचे बिंदा या बिंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर बिंदा या बिंदेश्वरी लेखिका की सहेली की याद आ गई। लेखिका को उस धुंधला चित्र पर, धुंधला यानी क्लियर नहीं है, परफेक्ट नहीं है, क्लियर से नहीं दिख रहा है, उस चित्र पर उंगली रखकर, यादों में उंगली रखती है, सचमुच नहीं, अपनी यादों में जाकर 20 साल पहले की उस बिंदेश्वरी की याद आती है। उसका फोटो पर हाथ रखकर, कल्पना में, नॉट रियली, हाथ रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है, मुझे याद है। ज्ञात यानी याद, याद है, मुझे अवश्य याद है। ये बच्ची अलग है, वो बिंदेश्वरी अलग है। वो एडमिशन के लाए थे, बच्ची को देखकर लेखिका को अपनी सहेली की याद आई, लेखिका को अपनी सहेली की याद आई, बिंदेश्वरी की। अब वो वहाँ पर रुक जाता है, वो जो आदमी एडमिशन के लिए आया था वो वहाँ पर रुकता है। अब बिंदा के बारे में लेखिका हमें सब बताती है। बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी, बाल्य सखी दोस्त, बाल्य की सहेली। जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतम जान नहीं पाया था, अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और अस्वस्थ भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी। नाना और दादी दुनिया से चल बसे थे, नाना और दादी दुनिया से चल बसे थे। वो उनकी बातें सुनकर तब लेखिका गंभीर मुख और अस्वस्थ भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी, सारे घर वालों को बताती थी। क्या बताती थी? कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा, बहुत छोटी थी, कपड़े रखने की अलमारी तक मेरा सिर छूने लगेगा, मैं उतनी बड़ी हो जाऊंगी, तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। नाना और दादी स्वर्ग गमन कर चुके हैं, स्वर्ग जा चुके हैं। जब मैं अलमारी, कपड़े रखने की अलमारी जितनी होती है उतनी बड़ी हो जाऊंगी, तब मैं उनको देखने अवश्य जाऊंगी, बच्ची कहती है। कौन? लेखिका। क्यों कहती है? बच्ची है। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और ना मैंने एक बार मरकर कभी ना लौट सकने का नियम जाना। ये पुण्य संकल्प पर किसी ने रोक नहीं लगाई, किसी ने आड़े मुंह नहीं डाला, रोका नहीं लेखिका को। कहती गई, सुनकर चुप थे सब लोग। लेखिका को मालूम नहीं था अगर एक बार मरकर ऊपर चले जाते हैं तो वापस नहीं लौटते।
लेखिका उनके नाना और दादी को देखना चाहती है तो लेखिका को भी मृत्यु होने के बाद ही जा सकती है, इतना भी मालूम नहीं था लेखिका को। इतनी छोटी बच्ची थी, ये बताने के लिए ये बात हमें बता रही है। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना, ऐसी हालत में जब लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मर जाते हैं, माएँ चली जाती हैं इस दुनिया से, मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती, लेखिका की बुद्धि में कहाँ ठहरती। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था, दुनिया के अनुभव लेखिका को कहाँ था, नहीं था। अज्ञान अवस्था से मेरा साथ देने वाली सफ़ेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी। सफ़ेद कुत्ती थी इनके घर में, डॉग, कुत्ता कुत्ती। कुत्ता कुत्ती, लिंग बदलिए, डॉग, ओके, कुत्ता यानी डॉग, मालूम है आपको। एक सफ़ेद कुत्ती थी लेखिका घर में, सीढ़ियों के नीचे वो बच्चे डाली थी, बच्चों की देखभाल कर रही थी वो कुत्ती इतनी देखभाल कर रही थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। लेखिका उस कुत्ते के बच्चों को, प्यारे बच्चों को उठाने के लिए जाती थी, पकड़ने के लिए जाती थी, तो वो सफ़ेद कुत्ती लेखिका को देखकर गुर्राती थी। क्यों गुर्राती थी? कहीं ये बच्ची मेरे बच्चों को चोट ना पहुंचाए, बच्चों को चोट ना पहुंचाए, इसलिए वो गुर्राती थी। कि लेखिका की ममता पर पानी फेर देता था। लेखिका बड़े प्यार से और बच्चों को उठाने के लिए जाती थी, लेकिन वो कुत्ती घुराती थी। लेखिका की कुत्ती लेखिका के घर में है, उनका पालतू कुत्ता है, फिर भी लेखिका को अपने पास नहीं आने दे रहा, क्योंकि वो कुत्ती माँ है, उसके बच्चों की रक्षा करना चाहती है। भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निस्सहाय बच्चों को तीखे पाइने दांतों से ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती, कभी ले जाती थी। उस कुत्ती अपने बच्चे कहीं चले जाते, चल के उधर इधर, तब वो कुत्ती जाके उसे अपने दांतों से पकड़ कर लाती और ले जाती। दांतों में उसको वो दांत बच्चों को नहीं चुभते थे, ऐसे पकड़ कर ले जाती थी। इतने प्रेम से बच्चों की देखभाल वो कुत्तियाँ करती थी। एक जानवर, जिसका मुंह नहीं है, वो बोल नहीं सकता, ऐसा जानवर ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला था, ऊपर की छत पर कबूतरों का घोंसला है, ये भी लेखिका देखी है। तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला है, कबूतर का घर, चिड़िया का घर, घोंसला यानी चिड़िया का घर, घोंसला यानी चिड़िया का घर।
चिड़िया का घर, अभी 18। ऊपर की छत पर एक बड़ी तस्वीर के पीछे घोंसला था। उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उनमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। लेखिका ये भी देखी थी कि कबूतर दाना लाता है, उनके बच्चों के मुंह में डालता है, बच्चों का पेट भरता है ताकि बच्चे उड़ नहीं सकते, जाकर खाना ला नहीं सकते। उस कबूतर को खुद का भी पेट भरना है और उन अपने बच्चों का भी पेट भरने के लिए वो दाना लाती, कीड़े लाती, मकोड़े लाती, उसे खिलाती ताकि अपने बच्चे जीवित रहें। ये भी लेखिका देख चुकी थी। बच्चिया को हटाते हुए ही रंभा रंभा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी ना थी। उनके घर में गाय है, गाय का नाम श्यामा, श्यामा गाय। उसके बछड़े को दूर हटाने पर वो जोर जोर से चिल्लाती थी। गाय जोर जोर से चिल्लाती थी, व्याकुलता से चिल्लाती थी। व्याकुलता दुख, व्याकुलता यानी दुख। दुख से चिल्लाती थी, मेरे बच्चे को कहां दूर ले जा रहे हो, उसे लाओ, उसे दूध पीने दो, उसका पेट भरने दो। एक बच्चे कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिखारी द्वार द्वार फिरती थी। एक भीख मांगने वाले थे, उस जमाने में आते थे घर घर, अब नहीं आते। अब आते भी हैं तो पैसा मांगते हैं। तब कुछ भी दो लेकर जाते थे, आटा, दावल, चाल, खाना, दाल, कुछ भी बचा हो दे दो, लेकर जाते थे। एक बच्ची को उंगली में पकड़ी हुई और एक बच्ची को गोद में से बांध कर और एक बच्चे को अपने गोद में बांध कर रखी हुई है। घर घर जा रही है, द्वार द्वार जाकर खाना मांग रही है। उस भीख मांगने वाली को भी लेखिका ने देखा है। इन सारी बातों को लेखिका क्यों बता रही है? माँ, उन बच्चों की माँ। उस गाय अपने बच्चे को दूर होने से दुख से चिल्लाती है, वो कबूतर अपने बच्चों के चोंच में जाके दाना भर रहा है, बच्चों का पेट भर रहा है। कुतिया, उनकी ही पालतू कुतिया उसके बच्चे के पास जाने नहीं दे रही है, गुर्रा रही है, अपने दांतों से पकड़कर अपने घर ले जा रही है बच्चों को। एक दांत भी अपने बच्चे को चुभ नहीं पाता, ऐसे पकड़ के ले जा रही है। ये सारी माएँ हैं, इसलिए बता रही है। वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है। भीख मांगने वाले अपने बच्चों के लिए भीख मांग रही है, कबूतर अपने बच्चों के लिए दाना लाके खिला रहा है, कुत्ती अपने बच्चों की रक्षा कर रही है, गाय अपने बच्चे के लिए चिल्ला रहा है, रंभा रंभा रहा है। एक भीख मांगने वाली भी अपने बच्चों के लिए भीख मांग रही है। लेखिका को जान लिया, सारी दुनिया अपने बच्चों को पालने पोसने बड़ा करने में लगी हुई है। सारी दुनिया के पेरेंट्स खुद को भूल गए, अपने जीवन को भूल गए। उनका जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ, बड़े करो, उनका फ्यूचर बनाओ।
पिताजी फटे पुराने चप्पल पहनकर, पुराने कपड़े पहनकर, ढीले ढाले पुराने कपड़े पहनकर साइकिल लेके जाते हैं, अपनी बेटी को स्कूटी दिलाते हैं। ये हम सब देखते हैं। पिताजी के जेब में पॉकेट में पैसे हो या ना हो, अपने बेटे को पॉकेट मनी देते हैं ताकि बेटा खुश रहे। बेटे के ठाठ वाठ देखो, उसे अच्छे कपड़े ही चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, पॉकेट मनी भी चाहिए। पिता के पास कुछ हो या ना हो, दुनिया ऐसी बन गई है। लोग अपने बच्चों को पालने में, पोसने में, बड़ा करने में इतनी सतर्क हो गए हैं, इतनी लगन से कर रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में माफ कीजिए, डस्ट एलर्जी, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंप गया है। शायद इसलिए भगवान ने मां को चुना है कि बच्चों को पालना, पोसना, बड़ा करना, इस काम में कोई भूल ना हो। इसलिए भगवान ने माँ को चुना, बाप को नहीं। बाप कमाते ला के देते हैं, लेकिन पालन पोषण बच्चों का सही ढंग से संस्कृति सिखाना हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी हो माँ करती है, सही ढंग से वही कर सकती है। और बिंदा के भी तो माँ थी, जिन्हें हम पंडितायन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। और बिंदा की बात, अब बिंदा की बात शुरू करती है लेखिका। बिंदा बचपन की सहेली, बिंदा पंडितायन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। लेखिका बिंदा की माँ को पंडितायन चाची कहती थी क्योंकि उसके पति पंडित थे। बिंदा उसकी माँ को क्या बुलाती थी? नई अम्मा बुलाती थी। नई अम्मा, पुरानी अम्मा। पुरानी अम्मा चल बसी है, उसकी असली माँ नहीं है, नई अम्मा आ गई है, इसलिए उसे नई अम्मा कहती थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे 3 मास का प्रश्न है उसका नई अम्मा का। पंडितायन चाची का कौन सा रूप आकर्षित करता है? महादेव वर्मा को पंडितायन चाची का कौन सा रूप आकर्षित करता है? 3 मास क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का आंसर अभी आपके सामने। गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठी, फुले गाल, चिपटी सी नाक चिपट गई है, दोनों ओर नीले कांच के बटन सी चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को, चमकती हुई उसके बटन जैसी आंखें। युक्त मोहन को मतलब छोटा बच्चा है उसका, नई अम्मा का छोटा बच्चा है, मोहन है उसका नाम। तेल मलती रहती थी, वो उस बच्चे को मालिश कर रही है। उनकी विशेष कारीगरी से संवारी पाटियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर उस जमाने लगाते थे, मोटी लकीर जैसा।
पहले सिंदूर लगाते थे, टिकली लगाते थे, बिंदिया लगाते थे, कुछ लोग नहीं लगा रहे हैं, अब फैशन है, नहीं लगाना फैशन है, पहले लगाते थे फैशन था। बिंदा की नई अम्मा लकीर सी लगा चुकी है अपने अपने पेशानी पर, सिंदूर उनिंदी सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, आंखों में काजल काली डोरी हो ऐसा लगा ली है। गुड़ियों को मेकअप करते हैं ना, ऐसा लगा ली है। चमकीले कर्णफूल, कर्णफूल कानों के फूल, गले की माला, कानों के ऊपर फूल लगते थे यहाँ पर, वो साइड में वो फैशन था, प्लास्टिक के फूल वगैरह ऐसे लगते थे वो ऐसे। गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिछुए उसके पैरों में, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, बिछुए यानी पाँव के उंगलियों में लेडीज़ पहनते हैं, वो सिल्वर के रिंग्स होते हैं वो डालते हैं, वो भी डाल चुकी है। बहुत भाते थे, अच्छे लगते थे लेखिका को, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। ये सभी तरह के अलंकार जो बिंदा की नई अम्मा कर चुकी है, हर रोज करती है, हम लोग ये लोग गुड़िया को उस तरह का श्रृंगार करते थे, उस तरह का श्रृंगार बिंदा की नई अम्मा करती थी, बिंदा की नई अम्मा करती थी। मालूम? हाँ, लेखिका की सहेली बिंदा, बिंदा की नई अम्मा का फैशन कैसा था? 3 मार्क्स क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको। ये पैराग्राफ में कुछ 4-5 लाइन आंसर है, कैसे लिखना है मैं बताऊंगा आपको आगे चलकर, कैसे शुरू करना है, कैसे क्या लिखना है। हम प्रिंटेड नोट्स भी देंगे आपको। मैंने पहले बताया कि आपको 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर और ग्रामर पूरा 100 पेज की नोटबुक में लिखना ज़रूरी है। ये सब तो ठीक था। नई अम्मा मोटी है, फुले गाल हैं, चिपटी नाक है, बटन जैसी आंखें हैं, उसका एक छोटा बच्चा है मोहन, साड़ी रंग बिरंगी साड़ी कस कर बांधी है मोटे शरीर पर, हाथ में रंग बिरंगी चूड़ियां हैं, पाँवों में बिछुए हैं, नगदार बिछुए यानी वो गेज्जे बोलते हैं ना, साउंड करते हैं, वो भी हैं उसके साथ, वो रिंग के साथ पैरों के उंगलियों में डाले जाते हैं, वो भी पहनी हुई है। ये सब देखकर, मोटा काजल आंखों में, ये सब देखकर लेखिका को यह महसूस होता है कि एक गुड़िया को जिस तरह हम सजाते हैं, उस तरह लेखिका, उसकी सहेली, उसकी नई अम्मा इस तरह से अपने आप को सजाकर घर में पलंग पर बैठी हुई है, चारपाई यानी 4 पैरों वाला कॉट पर बैठी हुई है। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सब ठीक था, लेकिन उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था लेखिका को, उसका व्यवहार, नई अम्मा का व्यवहार। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे, जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था। ठंड के दिनों में लेखिका को धूप निकलने के बाद जगाया जाता था, हाथों में सॉक्स, वो मोजे बोलते हैं ना, हाथों में पहनने के, पैरों में सॉक्स, गरम दूध पिलाया जाता था हल्दी डाल के। गरम पानी से हाथ मुंह धुलाया जाता था, मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था।
मना मना कर बच्चों को दूध पिलाते थे। नहीं बेटा दूध पी लो मेरा अच्छा बेटा, कितनी जल्दी मेरे बच्ची दूध पिएगी, मना मना कर बच्ची को दूध पिलाओ। आपको भी शायद आपके माता पिता इसी तरह पिलाए होंगे, खिला पिलाकर आपको इतने बड़े कर गए, आप इतने बड़े हो गए और आपके पीछे पड़े हैं, पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो। आपके कानों में नहीं जा रहा है बातें, आप अपनी दुनिया में हो, तो दुनिया से बाहर आओ, जिम्मेदारी को समझो। अगर जिम्मेदारी को समझे तो आपका भविष्य अच्छा होगा। अपने जिम्मेदारी को भूल जाओगे तो भविष्य बहुत कष्टकर होगा। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में ना आता तो मैं उसे श्यामा के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी। बिंदा की नई अम्मा चिल्ला रही है बिंदा को, उसके उल्टे बाजू के घर में, पड़ोस के घर में लेखिका रहती है, वहां लेखिका को सुलाया जा रहा है। जब तक धूप नहीं निकलती तब तक बच्ची को सुलाया जा रहा है, दूध पिलाया जा रहा है, पाँव पैरों में सॉक्स डाले हैं, हाथों में मोजे डाले हैं, टोपी डाले हैं, स्वेटर डाले हैं। उसकी ही उम्र वाली बिंदा पड़ोस के घर में है, उसकी नई अम्मा इतनी जोर से चिल्ला रही है। लेखिका को वो बातें अगर समझ में नहीं आती तो लेखिका समझ लेती हमारे घर की गाय रंबा रंबा कर चिल्लाती है करके समझ सकती थी। लेकिन नई अम्मा की बातें लेखिका को समझ में आ रही हैं, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने वाली थी। लेखिका को उलझन पैदा हो जाती थी, क्यों ये नई अम्मा बिंदा के पीछे पड़े रहती है, क्यों उसे इतना गुस्सा करती है, क्यों उससे इस तरह बात करती है। ये सारी बातें लेखिका के मन को झकझोर कर देती थी। उठती है या आऊं, पंडितान चाची बिंदा को बुलाती, उठती है या आऊं, बैल के से दीदे क्या निकाल रही है। बैल के बड़े बड़े आंखें होती है ना, दीदे बोलते हैं उसको, आंखें, दीदे है नहीं आंखें। बैल के दीदे बड़े बड़े आंखें होती है, उसके देश से दीदे क्या निकाल रही हो। मोहन का दूध गर्म होगा, कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं, अभागी मरती भी नहीं। आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी